आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकी संविधान में नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हमने अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अध्ययन किया। आज हम नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है और अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में किस प्रकार शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि शासन के विभिन्न अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं वो एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं और दोनों सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है और वह है कि शासन की शक्तियों को सीमित कर, मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना की जा सके ताकि नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कोई आघात न पहुँचे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं कर सकें। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शासन को मर्यादित रखने के लिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। लेकिन संविधान निर्माता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की सीमाओं से भी परिचित थे। शक्ति विभाजन के जो प्रमुख समर्थक थे, मैडिसन, उन्होंने अपने पत्र फेडरलिस्ट में लिखा कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का यह आशय नहीं है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध न रहे। जब ये तीनों अंग एक दूसरे से संबद्ध न किए जाएंगे और इस तरह से मिला नहीं दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। अतः अमेरिकी संविधान निर्माता ये जानते थे कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूरा सीमा तक अपनाने पर शासन का प्रत्येक अंग अपने निश्चित क्षेत्र में असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, निरंकुश हो सकता है। अतः उन्होंने ये निश्चय किया कि शक्ति पृथक्करण के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों को अलग अलग करने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता रहे, अर्थात सरकार के एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाए ताकि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। सरकार के तीनों अंगों के संबंध में अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। जैसे कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की यह शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण है। इसी तरह राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजकर राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का भी
प्रतिबंध है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कांग्रेस के ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल है। जिस प्रकार कांग्रेस की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति का नियंत्रण है, उसी प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, उसकी शक्तियों पर भी सब सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस का नियंत्रण स्थापित किया गया है ताकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। जैसे कि राष्ट्र के जो वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। राष्ट्रपति देश की सेना का अध्यक्ष है और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति की इस शक्ति पर दो तरह से नियंत्रण रखती है। जैसे कि संविधान के अनुसार यह जरूरी है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा किए गए समझौतों और संधियों की पुष्टि भी सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है, अन्यथा संधि और समझौते व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे कि कांग्रेस के द्वारा पुष्टि न किए जाने के कारण राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना सके। इसी तरह राष्ट्रपति को विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां तभी मान्य समझी जाएंगी जबकि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उनका अनुसमर्थन कर दे। इसी प्रकार कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। यहाँ देखा हमने कि कांग्रेस की शक्ति पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया है और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया है। उसी प्रकार न्यायपालिका की शक्ति पर भी आंशिक नियंत्रण स्थापित किया गया है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई भी निर्णय दे दे जो कांग्रेस की दृष्टि में सही नहीं है तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है और लागू कर सकती है। इसी तरह राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है या उसका दंड स्थगित कर सकता है। इस प्रकार सरकार के ये तीनों अंग तो एक दूसरे को नियंत्रित करते ही हैं, इसके अलावा भी नियंत्रण इन तीनों अंगों पर नियंत्रण रखने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जैसे कि कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण है, संघीय सरकार और राज्य सरकारों का भी एक दूसरे पर नियंत्रण है। फॉर एग्ज़ाम्पल संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अनेक राजनीतिक विद्वानों के द्वारा अमेरिकी शासन व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है और ये कहा गया है आलोचकों के द्वारा कि शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत के कारण अमेरिकी शासन में एकता का अभाव है। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को
पूरे शासन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु अमेरिका में अगर किसी अंग को पूरे शासन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, अगर वहाँ पे कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर इस उत्तरदायित्व डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसी तरह नियंत्रण और संतुलन के कारण अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह आलोचकों का कहना है कि शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत का प्रभाव जो है वो कुछ कम हो गया है अमेरिका में, क्योंकि कुछ ऐसी प्रथाओं का विकास हुआ है जिन्होंने कि शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत के प्रभाव को कम कर दिया है। जैसे ये प्रथा है कि सीनेट के प्रति शिष्टता। सीनेट के प्रति शिष्टता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। यदि संबंधित नियुक्तियां वह सीनेटर स्वीकार कर ले जिसके राज्य में नियुक्तियां की जानी हैं। इस प्रथा ने राष्ट्रपति तथा सीनेट के बीच सद्भाव और सौदेबाजी की मिलीजुली स्थिति को जन्म दिया है। इसी प्रकार अवकाश नियुक्ति की प्रथा ने भी राष्ट्रपति को सीनेट के अवकाश काल में सीनेट के अनुसमर्थन के बिना नियुक्तियां करने का अधिकार दे दिया है। कार्यपालिका समझौतों की प्रथा ने संधियों के संबंध में सीनेट की स्थिति को प्रभावहीन बना दिया है। इसी तरह राजनीतिक दलों के विकास के कारण शासन के तीनों अंगों में सहयोग की भावना पैदा हो गई है और शासन की शक्ति पर नियंत्रण कमज़ोर हो गए हैं। और यह भावना विशेष रूप से उस समय विद्यमान रहती है जब राष्ट्रपति उसी दल से जुड़ा होता है जिसे कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन मुश्किल वहाँ आती है जब कांग्रेस में विरोधी दल का बहुमत होता है। उस समय राष्ट्रपति की कठिनाई बढ़ जाती है। इन सब के अतिरिक्त अमेरिका की शासन व्यवस्था और अमेरिकी राष्ट्र पर जो राष्ट्रपति का नेतृत्व स्थापित हो गया है, रेडियो, टेलीविज़न और अनेक प्रेस सम्मेलन आदि के माध्यम से वो अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी जनता के साथ सीधा जुड़ गया है। व्यवहार में देखा गया है कि आपातकाल में तो शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लगभग पूर्णतया ही समाप्त हो जाता है और समस्त शासन तंत्र पर राष्ट्रपति का नेतृत्व स्थापित हो जाता है। इस प्रकार सामान्य काल में शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत प्रभावी होते हैं।